तो आज हम सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो पहले हेडिंग दे देता हूँ, सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस। ये दोनों अलग चैप्टर है, तो दोनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले सैम्पलिंग डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस। सो पहले सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग का मतलब है, सपोज़ एक पूरा पॉपुलेशन है, उसका हमको मीन जानना है, मीडियन जानना है, वेरिएंस जानना है। तो हम क्या करते हैं, उस पूरा पॉपुलेशन से कुछ एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। उस छोटा सा सैंपल का मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। तो दिस विल बी द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को डिनोट करता है, पॉपुलेशन को पैरामीटर को डिनोट करता है। तो ये सैंपल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, और इसको पूरा टोटल पॉपुलेशन कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम पैरामीटर। पॉपुलेशन कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम पैरामीटर। सो पैरामीटर इज़ कांस्टेंट एंड स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरिएबल, क्योंकि सैम्पलिंग जैसा होगा स्टैटिस्टिक्स ऐसा ही होगा। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कितने टाइप्स का सैम्पलिंग है। टाइप्स, तो पहला टाइप है पारपोसिव सैम्पलिंग। तो ये क्या बोलता है, पारपोसिव सैम्पलिंग क्या बोलता है कि सैम्पलिंग इन वन, ये पारपोसिव सैम्पलिंग इज वन इन विच सैम्पल यूनिट्स आर सिलेक्टेड विथ डिफाइंड पर्पस इन व्यू। मतलब कि कोई पर्पस के लिए सैम्पलिंग करते हैं, कोई पर्पस के लिए सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग इज डन विथ सम पर्पस। तो कुछ पर्पस के लिए सैम्पलिंग करते हैं, तो ये सैम्पलिंग एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें जिस डाटा की ज़रूरत है हम वही तो डाटा लेंगे ना। सपोज़ हम जिस डाटा को ज़रूरत है वही डाटा हम लेंगे, तो ये सैम्पलिंग अच्छा नहीं है। तो इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या क्या है? ड्रॉबैक है कि फेवरिज्म है, ये ड्रॉबैक, नेपोटिज्म है ड्रॉबैक। डस नॉट गिव ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन। दिस purposive sampling does not give a representative sample of the population। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सैम्पलिंग है रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या बोलते हैं कि सपोज रैंडम मतलब कि पॉपुलेशन में जितने भी डाटा है वो डाटा, ईच डाटा कैन बी काम, मतलब ईच डाटा कैन कम इन सैम्पल। मतलब कि ईच डाटा का प्रोबेबिलिटी एक होगा, ईच डाटा कैन सैम्पल में आ सकते हैं। तो ये सैम्पलिंग बहुत अच्छा सैम्पलिंग है कि, और इस सैम्पलिंग को डन कैसे करते हैं कि रैंडम नंबर टेबल से करते हैं। मतलब ईच डाटा कोई भी एक आ सकता है, सॉरी, रैंडम नंबर टेबल से आ सकता है, या फिर लॉटरी से आ सकता है, लॉटरी करके आ सकते हैं। रैंडम नंबर टेबल हम टिपलेट यूज़ कर सकते हैं, टिपलेट का रैंडम नंबर टेबल हम यूज़ कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग है सिंपल सैम्पलिंग। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि ये सैम्पलिंग सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सैम्पल साइज n, मतलब कि सैम्पल सपोज सैम्पल n, सैम्पल साइज n इज taken from n number of population. This is population, and this n can be identified uh, by independent trials। मतलब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड एरर मेथड से हम ये सैम्पलिंग करते हैं।
by independent trials method with constant probability p. constant probability p मतलब हर किसी का आने का प्रोबेबिलिटी है p सपोज, और इंडिपेंडेंट ट्रायल के साथ हम ये सैम्पलिंग करते हैं, तो ये सिंपल सैम्पलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट सैम्पलिंग है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट सैम्पलिंग इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को अलग से और एक बोलते हैं कि इसको हम रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या, ये सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है? सपोज ये एक पॉपुलेशन है, ये हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, ये हेट्रोजेनियस है, मतलब कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को हम होमोजेनियस पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे। सपोज एक होमोजेनियस पॉपुलेशन है, 2 होमोजेनियस पॉपुलेशन, 3 और 4, जितना हो सकता है होमोजेनियस पॉपुलेशन में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक सैंपल लेंगे, 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 उसका हम कैलकुलेट करके एवरेज निकालेंगे। दिस इज़ एवरेज निकालेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। एंड दिस होमोजीनियस ग्रुप्स, मतलब एक होमोजीनियस ग्रुप है, 2 एक होमोजीनियस ग्रुप है, 3 एक होमोजीनियस ग्रुप है, 4 एक होमोजीनियस ग्रुप है। तो इस ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटा बोलते हैं। ये याद रखना, इसको स्ट्रैटा बोलते हैं। पॉपुलेशन को पैरामीटर को कैसे डिनोट करते हैं? सपोज ये तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हो गया। तो पॉपुलेशन पैरामीटर कैसे डिनोट करते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर डिनोट करने के लिए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर यूज़ करते हैं। म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ पॉपुलेशन वेरिएंस। एंड इन केस ऑफ सैम्पलिंग, मतलब इन सैम्पलिंग और स्टैटिस्टिक्स, इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हम x बार को मीन सैम्पल मीन कर सकते हैं, सैम्पल मीन बोलते हैं। एंड स्मॉल एस स्क्वायर इसको कहते हैं कि कैपिटल एस स्क्वायर भी बोलते हैं समटाइम, और सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। तो स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सैम्पल वेरिएंस। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल बी द पैरामीटर। पहले ही बोला ये पॉपुलेशन का टर्म है और ये सैम्पल का टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। इसके बाद हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं कि जैसे कि सपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज टू कैपिटल एस नहीं होगा, म्यू, मतलब ये पॉपुलेशन मीन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल एस स्क्वायर। तो ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, यानी ये सैम्पल का वेरिएंस है। where small s square is 1/n-1 summation xi minus x bar the whole square। इसमें और मेन वेरिएंस में एक ही फ़र्क है, यहाँ पे n-1 होता है और वेरिएंस में सिर्फ n होता है। पॉपुलेशन सैम्पल में n-1 होता है, एंड इन केस ऑफ नॉर्मल हम जब वेरिएंस निकालते हैं तब 1/सिर्फ n होता है। n-1 सैम्पल में होता है क्योंकि ये 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए n-1 होता है, ठीक है।
कैपिटल स्क्वायर विल बी 1 बाई कैपिटल N माइनस 1 समेशन और कैपिटल एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये है पॉपुलेशन का वेरिएंस का सॉरी इक्वेशन एंड इट इज़ द सैम्पल का वेरिएंस एंड ये पॉपुलेशन का वेरिएंस, ये दोनों का रिलेशन बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेशन तो बता दिया, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स बार होगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सिग्मा स्क्वायर इज़ द पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस पहले ही बताया। तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन जब हम सैम्पलिंग करते हैं, जब हम सैम्पलिंग करते हैं विथ रिप्लेसमेंट, जब हम सैम्पलिंग करते हैं विथ रिप्लेसमेंट तब ये होता है वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसके बाद हम देखते हैं कि सपोज और एक है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। तो ये क्या होता है, ये है होता है जब विथ सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब हम एक सैंपल लिया, उसके बाद फिर से हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तब वेरिएंस होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो ये है विदाउट रिस्पेक्ट के लिए। तो हमें ये देखना है कि वेरिएंस ऑफ विदाउट रिस्पेक्ट, वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिस्पेक्ट is always greater than is equals to variance of simple random sampling with replacement, simple random sampling without replacement, simple random sampling with replacement। तो विदाउट रिप्लेसमेंट्स हमेशा ज़्यादा होता है वेरिएंस। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या है, मतलब कि कोई स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर क्या है, एरर मतलब कोई सैम्पलिंग में कुछ गलती हुआ तो एरर आता है। तो सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर स्टैंडर्ड एरर कैसे होता है। तो सैम्पल मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन क्या होगा, मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन होगा सिग्मा बाई रूट एन। Sigma is the population standard deviation and n is the number of sample size. Standard error of sample variance, sample variance क्या होगा, sample variance क्या होगा, sigma square into root 2 i n। सैम्पल वेरिएंस ये होगा एंड स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये होगा रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2n। ये हमको याद रखना है, MCQ में आ सकता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल क्वार्टाइल क्या होगा, सैम्पल क्वार्टाइल क्या होगा 1.36263 सिग्मा बाई रूट एन। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल क्वार्टाइल बता दिया, सैम्पल मीडियन बाकी है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीडियन क्या होगा 1.331 सिग्मा डिवाइड बाई रूट एन। ये होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीडियन। उसके बाद सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये क्या होगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा 1 माइनस रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन
सैम्पल मूवमेंट क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मूवमेंट क्या होगा, सैम्पल मूवमेंट होगा मतलब μ3 क्या होगा, μ3 होगा सिग्मा क्यू इंटू रूट 96/n एंड μ4 क्या होगा, सैम्पल मूवमेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मूवमेंट ऑफ μ4 क्या होगा, μ4 96/n ये होगा। अब हम देखते हैं कि जब धरो सपोज सैम्पल साइज इज n then population, suppose population is capital N, then the finite population correction will be finite population correction will be क्या होगा, कैपिटल N -1 डिवाइड बाई स्मॉल n होगा। तो इट इज़ द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रैटिफाइड को रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग बोलते हैं, पहले ही बता दिया। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग बोलते हैं, पहले ही बता दिया। और variance of random sampling is always greater than is equals to variance of proportional sampling, always greater than is equals to variance of optimum allocation। तो ये याद रखना, वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग एंड वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमम सैम्पलिंग, ऑप्टिमम एलोकेशन। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग, उसके बाद ऑप्टिमम एलोकेशन। ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कभी कभी। अब डबल सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं हम, टू फेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं। टू फेज सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ये याद रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद हम आएंगे कि स्टैंडर्ड एरर कैसे डिक्रीज़ करें। पहले बोला कि स्टैंडर्ड एरर होता है ना, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज़ करने के लिए क्या करें, डिक्रीज़ करने के लिए हमको सैम्पल साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज़ हो सकता है। इसके बाद हम आएंगे कि हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो सैम्पलिंग हो गया पूरा, उसके बाद हम हाइपोथेसिस का क्विक रिवीजन करेंगे। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड ये ऑब्लिक नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ है। तो नल हाइपोथेसिस इज द hypothesis which is tested for possible rejection under assumption that it is true। मतलब कि नल हाइपोथेसिस इज द hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true। इस नल हाइपोथेसिस, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि ये टूल टेल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जो नल हाइपोथेसिस में बोला, जो जब नल हाइपोथेसिस नहीं होगा तब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। द हाइपोथेसिस विच इज़ टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर एजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू, जब फॉल्स होगा तब नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। मतलब एक बार लिख देता हूँ, इज द hypothesis which is tested for possible rejection under assumption that it is true, तब ये नल हाइपोथेसिस होगा। जब फॉल्स होगा तब अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। तो H1 को, इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं या फिर अल्टरनेट
अल्टरनेट हाइपोथेसिस, या फिर इट इज कॉजेस टू टेल टेस्ट। मतलब H0 एक, सपोज H0 एक हाइपोथेसिस है, मतलब नल हाइपोथेसिस है, ये म्यू इज इक्वल्स टू म्यू 1 सपोज, एंड H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू 1, मतलब कि क्या हो सकता है, टू टेल होगा, म्यू ग्रेटर देन म्यू 1 हो सकता है, म्यू लेस देन म्यू 1 हो सकता है। तो इसलिए दो पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम टू टेल टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस का कुछ एरर देख लेते हैं, कि जैसे कि सपोज जब टाइप 1 टू टाइप्स ऑफ एरर है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर कब होता है, रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू। जब H0 ट्रू होगा, तब H0 को जब रिजेक्ट कर देंगे तो टाइप 1 एरर होता है। एंड टाइप 2 एरर कब होगा, जब H0 इज रॉन्ग till we accept H0। तब क्या होगा, H0 जब रॉन्ग होगा तब भी हम H0 के एक्सेप्ट करेंगे, तो टाइप 2 एरर होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्या सबसे बड़ा गलती है, ये टाइप 2 एरर सबसे बड़ा गलती है, मतलब इट इज़ द मोस्ट सीरियस एरर। एक चॉक कर देता हूँ, मतलब एक टेबल बना देता हूँ। सपोज H0 इज़ ट्रू एंड H0 इज़ फॉल्स, एंड ये रिजेक्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। तो H0 जब ट्रू होगा, H0 को रिजेक्ट कर देंगे, ये तो टाइप 1 एरर है। H0 जब फॉल्स होगा, तब H0 को रिजेक्ट कर दे, तो रिजेक्ट तो करेंगे ही। H0 जब ट्रू है, तब H1 को रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी ट्रू है। एंड H0 जब फॉल्स है, तब H1 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब H0 को एक्सेप्ट किया, मतलब ये टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, सॉरी टाइप 2 एरर है। तो इट इज़ टाइप 1 एरर, इट इज़ टाइप 2 एरर, और मोस्ट सीरियर एरर इज द टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा बी से डिनोट करते हैं, एंड टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो टाइप 1 एरर मतलब है कि मैक्सिमम प्रोड्यूसर रिस्क, एंड टाइप 2 एरर मतलब टाइप 2 एरर को बोलते हैं मैक्सिमम कंज्यूमर रिस्क। तो हम अब देखेंगे कि क्रिटिकल रीजन क्या है। तो क्रिटिकल रीजन क्या है, ये क्रिटिकल रीजन मतलब कि रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो जिस रीजन को हम रिजेक्ट कर देते हैं उसको हम क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। तो टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि टाइप 1 एरर मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज़ अल्फ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। और
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब ये अल्फ़ा 5% भी हो सकता है, 1% हो सकता है। तो 5% 1% में टेस्ट करके कैलकुलेट करेंगे। तो टेस्टिंग कैसे करते हैं उसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर मतलब ये बीटा है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि पावर ऑफ ए टेस्ट क्या है, 1 माइनस बीटा, इट इज़ द पावर ऑफ ए टेस्ट। ये हमको याद रखना होगा। तो हम टेस्ट कैसे करते हैं, पहले तो H0 एंड H1 डिनोट करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं कि टी स्टैटिस्टिक्स से टेस्ट करते हैं कि टी इज़ द वैल्यू, सपोज दोनों मीन का एवरेज ले लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स कर लिया। इससे हम टी स्टैटिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये तो कैलकुलेटेड टी का कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी और जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी कैलकुलेटेड एंड टी टेबुलेटेड वैल्यू, इन दोनों का चेक करते हैं। टी टेबुलेटेड वैल्यू एट अल्फ़ा % लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के टी टेबुलेटेड वैल्यू से टी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब उसके बाद टी कैलकुलेटेड वैल्यू जब लेस देन हो जाएगा तब H0 एक्सेप्ट करेंगे, जब ग्रेटर देन होगा तब H1 एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि ये हाइपोथेसिस कैसा है। तो इट इज़ द हाइपोथेसिस प्रोसेस, और एक टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट, ये हम थोड़ा बता देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। तो टू टेल टेस्ट, सपोज दिस इज़ द नॉर्मल कर्व, टू टेल टेस्ट मतलब दोनों साइड ही है। तो इट इज़ द अपर क्रिटिकल वैल्यू, इट इज़ द लोअर क्रिटिकल वैल्यू, अपर क्रिटिकल वैल्यू इज द लोअर क्रिटिकल वैल्यू, and this is the region of rejection. This region is region of rejection, मतलब कि क्रिटिकल रीजन है ये, और ये भी क्रिटिकल रीजन है, मतलब कि रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो ये पॉइंट होगा α/2 एंड ये पॉइंट होगा α/2। सपोज मान के चले कि ये -α/2 है, ये α/2, तो ये पॉइंट होगा एंड इट इज़ द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन, एंड दिस पॉइंट इज़ द क्रिटिकल वैल्यू, दिस पॉइंट इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। ये तो टू टेल टेस्ट है। इसके बाद जब राइट टेल टेस्ट होगा, राइट टेल्ड टेस्ट होगा, तब क्या होगा, तब हम इट इज़ द रीजन ऑफ रिजेक्शन, मतलब राइट टेल टेस्ट, ये राइट टेल टेस्ट है, बाकी सब सेम है, ये अल्फ़ा पॉइंट है एंड ये रीजन ऑफ रिजेक्शन है। एंड टू टेल टेस्ट मतलब कि H1 करेक्ट हो गया, टू टेल टेस्ट मतलब H0 रॉन्ग, H1 करेक्ट, तब टू टेल टेस्ट करेंगे, राइट टेल टेस्ट होगा या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे निकलते हैं, तो देखेंगे। उसके बाद ये तो हो गया राइट टेल टेस्ट, ये राइट टेल टेस्ट है एंड ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट, ये तो रीजन ऑफ रिजेक्शन है एंड दिट इज़ माइनस अल्फा, दिस पॉइंट इज द क्रिटिकल वैल्यू एंड दिस इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन, तो इट इज़ द लेफ्ट टेल टेस्ट एंड दिस इज द राइट टेल टेस्ट, मतलब राइट साइड होगा। सम वैल्यू देख लेते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू, सम एक टेबल बना के देख लेते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू, एंड यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये है अल्फ़ा, देन
क्रिटिकल वैल्यू किसका किसका, टू टेल टेस्ट का, राइट टेल टेस्ट का एंड लेफ्ट टेल टेस्ट का। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा 1% में क्या होगा, 5% में क्या होगा और 10% में क्या होगा। 10% ज़रूरत नहीं है, 1% और 5% ही ज़रूरत होता है। तो ये टू टेल टेस्ट में क्या होगा 2.58, ये क्या होगा 5% में 1.96 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1.456 ये होगा। राइट टेल टेस्ट में 1% में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा 2.33, 5% में होगा क्या 1.96 बोला पहले वाला, तो 1.645 एंड यहाँ पे होगा 1.28। लेफ्ट टेल टेस्ट का 1% का क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा -2.33, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -1.645 एंड यहाँ पे -1.28। दिस इज द आंसर एंड दिस इज टेबल। एक छोटा सा मैथ देख लेते हैं। सपोज छोटा सा एक मैथ देख लेते हैं कि सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार को म्यू इन mod less than is equals to e is greater than equals to 0.95, then the minimum sample size will be क्या होगा, the minimum sample size of n is क्या होगा, n will be 0.0 नहीं होगा 1.96 स्क्वायर टू द पावर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर, ये होगा मिनिमम सैम्पल साइज ऑफ एन। तो ये हमको याद रखना होगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि सपोज और ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 3 स्क्वायर। तो ये जब ये कंडीशन में सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ कॉमन स्टैंडर्ड, मतलब कि ये कंडीशन है और इसके बाद सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक सैम्पल ड्रॉ किया है, तो सैम्पल का कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो H0 हम लेते हैं कि सिग्मा H0 इज इक्वल्स टू μ1 इज इक्वल्स टू μ2। तो Z का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू होगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई सिग्मा टू द पावर √1/n1 प्लस 1/n2। ये हमको याद रखना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो जब ये कंडीशन होगा एंड कॉमन सैम्पलिंग कर रहे हैं और पॉपुलेशन का कॉमन वेरिएंस कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा और H0 जब μ1 इक्वल्स टू μ2 लेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ऐसे लेट किया तो Z का वैल्यू होगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई सिग्मा इंटू √1/n1 प्लस 1/n2। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में MCQ की तरफ से, तो ये हमें याद रखना होगा। तो दोनों क्वेश्चन देख लिया, पहले वाला ये, दूसरा वाला ये एंड तीसरा वाला एक देख लेते हैं कि पॉपुलेशन का नहीं, सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला। सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला क्या हो सकता है, सिग्मा स्क्वायर, सपोज सिग्मा 1 नहीं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर नहीं स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n1 - 1 इंटू कैपिटल S स्क्वायर S1 स्क्वायर प्लस n2 - 1 इंटू कैपिटल S2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 - 2। ये हमको याद रखना होगा, सैम्पल वेरिएंस का फार्मूला एग्ज़ाम में आ सकता है। बेसिकली सैम्पलिंग करते हैं कि क्योंकि हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फ्रेम करने के लिए, तो इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं।